दिले इजहार का हक सिर्फ मर्दों को क्यों मिले? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। जी हाँ, आज की कहानी उस महान हस्ती की रचना है जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया और उनके जीवन को बारीकी से समझा तथा उनके व्यक्तित्व को अपनी कहानियों में बहुत खूबसूरती से दर्शाया। आज हम बात कर रहे हैं इस्मत चुगताई जी की। इस्मत चुगताई एक उर्दू लेखिका थीं। उन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वह उर्दू साहित्य में एक प्रतिष्ठित नाम थी। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी रचना गेंदा की आज चर्चा कर रहे हैं। उनकी कहानियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे साथ ज़रूर साझा करें। भाई, मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि जहाँ पुरुष प्रधान देश में सिर्फ मर्दों को खुलकर बोलने का और लिखने की इजाज़त दी जाती है, वहाँ उस महिला ने अपनी रचनाओं से कमाल ही कर दिया, धमाल ही मचा दिया। आखिर ये भेदभाव क्यों? भावनाएं और इच्छाएं तो सभी की होती हैं ना, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। आइए शुरू करते हैं इस्मत चुगताई की एक सुप्रसिद्ध रचना गेंदा। जैने यह झोपड़ी है ना? मैंने और गेंदा ने बालक मीरी की घनदार झाड़ी के नीचे रेंगते हुए कल्पना की और हम दोनों झुके झुके दोनों हाथों से जमीन साफ करने लगे। जरा सी देर में पीली पीली मिट्टी के साफ और चिकने फर्श पर हम निहायत बेतकल्लुफी से बैठे हुए थे। जरा सोच विचार के बाद अपना सबसे ज्यादा रुचिकर खेल दुल्हन दुल्हन खेलने लगे। गेंदा ने अपनी बदबूदार सुर्ख ओढ़नी का लंबा सा घूंघट मार लिया और सिकड़ कर बैठ गई। मैंने आहिस्ता से घूंघट उठाकर दुल्हन का मुंह देखा। गेंदा का गोल मटोल चेहरा खून के एकदम दौड़ जाने की वजह से वीर बहूटी की तरह लाल हो रहा था। आंखों के पपोटे बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से हंसी को दबाए हुए थी। अब हम गेंदा भाई, अब हम, मैंने ईर्ष्या से तड़प कर कहा। आहा! भैया ने टहनियां हटाकर हमें देखते हुए कहा। गेंदा ने हड़बड़ाकर घूंघट फेंक दिया और सहम कर बैठ गई। हमारे दिल धक धक करने लगे। भैया, क्या भैया, किसी को मालूम हो जाता कि हम दुल्हन का खेल कर रहे थे तो निस्संदेह हम पर मार पड़ती। यह रुचिकर खेल तो हम छिपकर ही खेला करते थे, न जाने क्यों। मैंने इठला कर कहा, हम तो खेल रहे हैं। भैया शायद नेकी के दम में थे और झुकते हुए खुद भी अंदर आ गए और उकड़ू बैठ गए, मगर थोड़ी ही देर में वे घबरा गए। कमबख्तो, यहाँ कैसे बैठी हो? उन्होंने एक टहनी से अपनी नाक बचाकर कहा। और गेंदा? उन्होंने उसके फूले हुए गाल में चुटकी लेकर कहा। और तू यहाँ बैठी है? कहता हूँ नन्ही से। गेंदा ने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों को फाड़कर चारों तरफ देखा। अरे बाप रे! और वह अपना नन्हा सा लहंगा संभाल कर भागने लगी। ओ गेंदा, तू मत जा, मैंने उसे पकड़कर मचलते हुए कहा। दादा मारेगा फिर, उसने भैया से डरते हुए कहा। नहीं मारेगा, तूने काम तो कर लिया। अच्छा बैठ, भैया ने नरमी से गेंदा को अपने पास घसीटते हुए कहा। मगर बीबी, तुझे जरूर पिटवाऊंगा। यहाँ जमीन में लोट लोट कर कपड़े गंदे कर रही है। कह देना, मैं कोई डरती हूँ, मैंने डर कर कहा और कपड़े झाड़ने लगी। गेंदा, अरे ओ गेंदिया, आ कि मर गई? बहू की आवाज गूंजी और गेंदा भैया से हाथ छुड़ाकर तीर की तरह भागी। आन की आन में खेल बिगड़ गया। मैं भैया से उलझ पड़ी और करती भी क्या। जाओ यहाँ से, मैंने मिमना कर कहा। भूतनी, उन्होंने घुटी हुई आवाज में दांत पीस कर कहा और एक धप मेरे लगाकर चल दिए।
विधवा काहे को श्रृंगार करे? गेंदा ने दार्शनिकता से कहा। विधवा? मैंने सुर्ख ईंट को, जिसे मैं सिंदूर तैयार करने के लिए पत्थर पर घिस रही थी, कुर्ते से पोंछकर कहा। विधवा? हाँ और क्या, हम विधवा हैं। मुझे मालूम हुआ जैसे गेंदा ने बड़े गर्व से कहा। और हम? मैंने ईर्ष्या से कहा। तुम? वह घृणा से मुंह बनाने लगी। तुम तो कन्या हो। उसने मजाक उड़ाया। मेरा दिल बैठ गया। गेंदा मुझे हमेशा तुच्छ समझती है। मैं मजाल है कि उसकी बराबरी कर जाऊं। पिछले बैसाख में उसका ब्याह हुआ। सुर्ख सुर्ख कपड़े पहनाए गए। चमकते हुए चांदी के जेवर बिना किसी दूसरे की साझीदारी के उसकी मिल्कियत हो गए और वह कई दिन तक छम छम करती इठलाती फिरी। मैं बेचारी किसी गिनती में नहीं, टुकुर टुकुर मुंह देखना और बिल्ली की तरह उसके पीछे लगे रहना। कभी उसकी चूड़ियां गिनती, कभी उसके घुंघरू संभालती, कभी उसके झूठे गोटे का दुपट्टा। जमीन पर लग जाने पर तड़प कर उठा लेती। अम्मा की ज्यादती तो देखो, अगर मैं जरा लिहाफ का ही घूंघट निकाल कर बैठूं तो डांट बताती है। आखिर क्यों बिछौने खोद रही है? जैसे लिहाफ घूंघट के इस्तेमाल से फटी तो जाएगा। जब कभी दोपटिया ओढ़ने को मांगूं तो झिड़क देती है। नहीं, कीचड़ में लिथड़न को ना। यह माना कि मैं गेंदा से छोटी हूं, मगर इतनी नन्ही भी नहीं कि दुल्हन न बन सकूं। मुझसे कहो तो सारी उम्र घूंघट निकाल कर बैठी रहूं और जरा भी जी ना घबराए। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। गेंदा का मियाँ बरसात में मर गया। सारा घर दिन रात रोता पीटता रहा। गेंदा की तो चूड़ियां तोड़ दी गईं और वह भी खूब रोई। हाँ, बेचारी गेंदा। सब उसको समझाते बुझाते और प्यार करते और मेरा घर में कोई नोटिस भी ना लेता। हर बात में यही कि बस अभी बच्ची हूँ, अभी छोटी हूँ। खाक पड़े ऐसे छोटेपन को। आखिर कब तक छोटी रहूंगी? इतनी तो बड़ी हो गई कि नीली शलवार भी ऊंची हो गई और गुलाबी कमीज भी अब जू को दे दी गई। एक जरा सजने की कमीज थी, वह भी छोटी हो गई। अच्छी अच्छी चीजों के लिए तो मैं ढोंगरी हो जाती हूँ और वैसे मतलब के वक्त मुझे सब छोटा बना देते हैं। यह अब मुझे मालूम नहीं कि छोटी हूँ कि बड़ी। कुछ अजीब उलझन है। तुम तो श्रृंगार नहीं करती, मैंने बेकार दोहराया। जब पति ही मर जाए तो फिर किस पर श्रृंगार करें? गेंदा ने सूफियाना लहजा इख्तियार कर लिया। मांग का सिंदूर, हाथ की चूड़ी पति के लिए ही तो होता है ना? उसने सुनी सुनाई बात को यकीन का रंग देने की कोशिश की। देख गेंदा, कितना ढेर सारा सिंदूर बन गया, मैंने पिसी हुई ईंट को उंगलियों में समेटते हुए कहा। गेंदा सिंदूर की ढेली को एक मुकम्मल बेवा की तरह देखने लगी, लेकिन शीघ्र ही हम मुस्कुराने लगे। तू भाभी से ना कहना, अच्छा? आओ, उसने आगे सरक कर कहा और हम दोनों श्रृंगार के लिए तैयार हो गए। मैंने एक निपुण की तरह गेंदा के उलझे हुए बालों को मुश्किल से पानी से चिपकाया और उनमें सिंदूर भर दिया। आहा, गेंदा का चेहरा लाल लाल हो गया और उसने शर्मा कर मुंह ओढ़नी से छिपा लिया और हंसते हंसते लौट गई। अरे अरे, मैंने उसे चेतावनी दी, सब बिगड़ जाएगा भाई, हम नहीं। लाओ, अब तुम्हारे लगाऊं, गेंदा ने मेरे सिर पर पानी चपड़ कर कहा। और बिंदी? मैंने आंखों को झपका कर कहा। हाँ हाँ, और क्या, उसने इत्मीनान दिलाया। एक जरा सी देर में हम दोनों सिंदूर से मांग भर और बिंदिया लगाकर सिर पर ओढ़नियां मढ़कर सलीके से एक कोने में बैठ गए और एक दूसरे का मुंह देख देख कर अपनी सुंदरता का अंदाजा लगाकर शर्माना ही पड़ा। सामने से भैया नजर आए और गेंदा सुर्ख हो गई। हमने जल्दी जल्दी माथे की बिंदिया छुटा डाली और खिसियानी हंसी हंसने लगे। भैया मुझे धकेल कर गेंदा के पास बैठ गए। वह शर्माने लगी। भैया ने दांत पीस कर दोनों गालों में चुटकी ली और वह
करके सुकड़ गई। एहे, यह क्या? भैया ने नफरत से पिसी हुई ईंट की ढेरी जूते से बिखेर कर कहा। उनकी उजली कमीज भी खराब हो गई। वह उसी पर चिड़े बैठे थे। यह तो सिंदूर है, हमने बनाया है, मैंने गर्व से कहा। भैया उंगली से सिंदूर से खेलने लगे और पैर से गेंदा का पैर दबाया। ला, मैं तेरे लगाऊं। भैया ने सिंदूर लेकर गेंदा के लगा दिया। और उसने हथेली से सिंदूर छुटा दिया। भैया, गेंदा तो विधवा है, वह सिंदूर कब लगाती है? मैंने अपनी काबिलियत जताई। लगाएगी कैसे नहीं, चुड़ैल? और उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे पीछे ढकेला। उसने अपना मुंह छिपा लिया। गेंदा, फिर मैं तुमसे न बोलूंगा। और गेंदा ने आखिर को मुंह खोल ही दिया। गेंदा भैया के पास सरक कर कहा, ब्याह करेगी? हट! और वह शर्मा गई। मैं भी ईर्ष्या से शर्माने की कोशिश करने लगी। हम दोनों घंटों ब्याह की बातें करके शर्माया करते। भैया को तो वह बातें मालूम भी ना होंगी जो हमने आपा और नन्ही को पलंग के नीचे छुपकर करते हुए सुनी थी। हट! कैसी? भैया ने कोहनी को ठोका देकर कहा। करेगी ब्याह? बहू के छड़ों की छनकार की आवाज से हम तीनों चौंक पड़े। वह कुएं पर आ रही थी। गेंदा, उसने पुकारा और दूसरे क्षण हमारे सिरों पर आ गई। अरे रांड, यहाँ बैठी है, चल स्त्री दहका, वह गुर्राई। गेंदा जल्दी से कतरा कर जाने लगी, मगर उसने लपक कर उसे जा लिया और बाल पकड़कर 2 झटके दिए। और यह मांग चोटी तूने कैसे कर रखी है, हैं? उसने ढौल मारकर कहा। गेंदा गोता मारकर निकली, चली गई और मैं भैया तड़प उठे। बहू से मेरे बदन में आग लगती थी। वह जब गेंदा को मारती, मैं जरूर उसका कुछ ना कुछ नुकसान कर देती। आज भी जैसे ही उसकी आंख बची, मैंने मुट्ठी भर राख उसके साफ सुथरे कलक में झोंक दी और भैया ने कालरों पर खराब स्त्री के कसूर में नत्था के 2 झापड़ कस कस कर लगाए। सूंघो, गेंदा ने अपनी फटी हुई कुर्ती का गरेबान मेरी नाक से लगाकर कहा। इत्र कहाँ से आया? मैंने बिलबिलाकर पूछा। भैया, और वह जोर से खिलखिलाने लगी। मैं भी ईर्ष्या को दबाकर हंस दी। गेंदा, भैया ने बरामदे से पुकारा। यह कोट स्त्री के लिए ले जा। वह मेरी तरफ अर्थपूर्ण नजरों से मुस्कुराती हुई चली गई। गेंदा ऐसे चली जैसे लचकी जा रही हो। मैं जब चलती थी तो धपाधप जैसे घोड़ा दौड़ रहा हो। मैं तो मेरा जी घबराने लगा और मैं जलकर बाग में पानी देने की हौदी में एक लकड़ी उठाकर घंगोलने लगी। सुबह की पिसी हुई ईंट का सिंदूर अभी तक वहीं पड़ा था। भैया ने गेंदा के इत्र लगाया और मेरे लगाना शायद भूल गए। भूल क्यों गए? जानबूझकर नहीं लगाया, हालांकि उनकी सगी बहन हूं। और गेंदा, वह तो उनकी कोई भी नहीं। मुझे भैया से नफरत हो गई और मैं जोर जोर से लकड़ी घुमाने लगी। हाँ हाँ, क्या करती हो बीरी? मेवाराम ने पीछे से आकर कहा। मैं गौर से मेवा को देखने लगी। मेवा भी तो मेरा कोई नहीं, मैंने सोचा, मगर मैं उसके हाथ देखकर उदास हो गई। क्या मजाल जो ये कमबख्त जरा अपने हाथ मांजकर मैल छुड़ाए, हर वक्त मिट्टी खोदता रहता है। मगर खैर। मेवा, मैंने नरमी से कहा, जरा यहाँ आ। और मैं गौर से लकड़ी से चू रही बूंद को टपकते हुए देखने लगी। क्या? वह लापरवाही से मुड़ा और टोपी आंखों पर सरका कर गुद्दी खुजाने लगा। यह सिंदूर मेरे माथे पर लगा दे, मैंने हिम्मत भरे लहजे में हुक्म दिया। वह घे घे करके हंसने लगा और चला मुड़कर। सुन भाई, मैं तो मेवा जरा चल ठहर ना। एक नए विचार के अधीन मैंने कहा। क्या है बीबी जी? वह जरा मुड़कर बोला। मेवा, ब्याह करेगा?
मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। ब्याह? मेरा तो ब्याह कब का हो गया। वह खुरपी का दस्ता पेड़ के तने में ठोकने लगा। कब? मैंने मुर्दा आवाज में कहा। अरे राम, मुद्दतें गुजर गईं। उसने ऐसे कहा जैसे कोई बात ही नहीं। अच्छा, तो विधवा है? मैंने फैसला किया। अरे नहीं, वह हंसने लगा। कौन कोठरिया में माल बैठी है? क्या मालिन से तेरा ब्याह हुआ था? मैंने अचंभे से कहा। वह चल दिया। अच्छा, तो वह बुढ़िया जिसे मैं मेवाराम की अम्मा समझती थी, उसकी बीवी थी। कैसी अजीब दुनिया है, मैंने सोचा और हौदी में लकड़ी डालकर जोर से घुमाने लगी। मैंने झुककर अपना गरेबान सूंघा कि शायद वहां से भी किसी इत्र की खुशबू हो, मगर दूर दूर तक किसी खुशबू का नाम न था। हाँ, सवेरे जो सालन गिर गया था उसकी अलबत्ता बिसात थी। मैं चिढ़ गई। गेंदा चुपके चुपके भैया के कमरे में तौलिया में लपेटे हुए कपड़े रखने जा रही थी। मैंने दिल में खुद बुद्धि हुई और दबे पांव बिल्ली की तरह मैं भी पहुंची और दराज में से झांकने लगी। गेंदा फर्श पर बैठी कपड़े गिन गिन कर अलग कर रही थी। भैया कोने में खड़े सिर खुजा रहे थे। हट, गलत गिन रही है, भैया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा। उसने एक नजर भैया को देखा और त्योरी पर बल डालकर हंस दी। उन्होंने उसे खींचा तो वह सिकुड़ कर दरी पर औंधे मुंह लेट गई और किसी तरह न उठी। भैया ने उसकी कमर में गुदगुदी की तो वह तड़प उठी। भैया जो आगे आए तो उसने एक थप्पड़ उनके गालों पर रसीद किया। अचंभा है कि मैं चौंक कर नीचे न गिर पड़ी। भैया के थप्पड़! जिनके डर से सारा घर कांपता है, उन्हें गेंदा ने थप्पड़ मार दिया। मैं भागने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा अब भैया ने उसका गला घोंटा और अब घोंटा। उन्होंने कचकचाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ घसीट लिया। मैंने सांस रोक ली, मगर अरे लो, मैं हैरानी और खौफ की मिलीजुली भावनाओं से जख्मी होकर सरपट भागी और कमरख के घने पेड़ के नीचे आकर दम लिया। मेरा कलेजा बल्लियों उछल रहा था। कानों में जैसे कोई इंजन चल रहा हो। बदन कांप रहा था और जुबान खुश्क थी। मैं देर तक इसी तरह डरी बैठी रही। आंखें बंद करके सोचा और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर सोचा, मगर खाक जो समझ आया हो। आखिर क्यों मेरी समझ में इतनी ढेर सी बातें नहीं आती। खामोश और गर्म दोपहर में निढाल होकर अजीब अजीब पहेलियों से उलझती रही। एक भी तो हल ना हुई। रोना आने लगा, जैसे किसी ने मुझे खूब ही तो मारा हो। गेंदा बरामदे में से लपक कर उतरी। मैं समझ गई कि मेरे सवालों का जवाब वही दे सकती है। गेंदा मुझे कितनी बातें बताती थी। क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, वह मक्कारी से इतराई, मगर फौरन ही एक एकांत कोने में बैठकर हम दोनों अजीब अजीब बातें समझने की कोशिश करने लगे। गेंदा ने उफ़्फ़ो कितनी बातें बताई। अरे मगर आखिर क्यों? मैंने सब कुछ सुनकर सोचा। गेंदा कलफ चढ़ाने चली गई और फिर मैं ऐसी बैठी रह गई जैसे रास्ता गुम कर दिया हो। मैंने सोचा छोटी छोटी कमरखें बीन कर हार ही बनाऊं, या फिर उस नाली को पूरा कर लूं जिसे मैंने कल पानी देने के लिए खोदा था, या फिर एक नज़र बालक मेरी की झाड़ी के नीचे डाल आऊं, या नहीं तो लाओ यही मालूम करूं कि तीतरनी ने अंडे कहाँ दिए हैं। मगर नहीं, मेरा दिल किसी बात में ना लगा। ना जाने क्यों हर खेल से मेरा जी उतरा जा रहा था और जी चाहता था चुपकी आंखें बंद किए कोई सपना देखती रहूं, जिसमें कोई नन्ही मुन्नी दुल्हन हो और फिर उसी ख्याल की दुनिया में गुम हो जाऊं। आखिर क्या करूं? गेंदा को देखो, मगर मैं क्या करूं? मेवा के पाँव की चाप सुनाई दी और मैं जैसे चौंक पड़ी। एक ख्याल, एक उम्मीद से मिटी हुई सी झलक, और मैं जमीन पर दोनों हाथ से मुंह ढाँप कर औंधी लेट गई। च च च आह! बीबी, जमीन पर! उठो उठो!
उसने मुझे देखकर कहा। मुझे मालूम हुआ मुझे कोई उठा रहा है और मैं नहीं उठती। मेरी पीठ में किसी ने गुदगुदी सी की, मगर उठो नहीं तो कहता हूँ भैया से, ये सारे कपड़े मैले कर रही है। उसने धमकी दी और वैसा ही लटका लट दूर खड़ा रहा। वह बड़ी लापरवाही से बांस की खपच्ची छील रहा था, मगर उस अंदाज से नहीं जैसे भैया सिर खुजा रहे थे। अब उठती हो कि सचमुच जाकर कह दूं? और वह चला शिकायत करने। जरा सोचिए मेरा कैसा जी जला। सुअर, तू कौन होता है? हाँ, मैंने चनचनाकर कहा और एक पत्थर कसकर उसके घुटने पर खींच मारा। अरे बाप रे, ठहर तो जाओ, कैसा पिटवाता हूँ। दोपहर में या फिर घाम पर घूमती रहती है और रेत में लोटे लगाती है, और कुछ कहो तो ठहरो जरा। वह सी सी करता चला गया। यह मेवाराम सदा का ठस है। क्या मजाल जो मुझसे सीधे मुंह बात कर जावे। बड़ा वही तो है ना। मैं ऐसी जली कि मोतिया की सारी कलमें जो उसने घंटों की मेहनत से बाद लगाई थी, एक एक करके खसूट डाली। ऐसे इंसान का यही इलाज है, मैंने सोचा और बिसूरती हुई अंदर भाग गई। कौन था जो मुझसे हमदर्दी करता? भैया ने तो कभी मुंह ना लगाया, अम्मा ने लाड़ ही ना किया। नतीजा यह हुआ कि बला की जिद्दी हो गई। स्वभाव में जो उलझन पैदा हुई तो सबसे ही बैर बांध लिया। बाजी जो अब के आई तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का इरादा किया, क्योंकि मैं दिन भर वही बाही तबाही घूमती थी और लड़ती फिरती थी। मुझे गेंदा से छूटने का बड़ा अफसोस था, मगर सफ़र की खुशी कुछ ऐसी सवार हुई कि सब कुछ भूल गई। गेंदा, भैया, मेवा और सारी पुरानी बातें 2 साल की मुद्दत में सपना हो गई, और जब मैं वापस आई तो दुनिया ही बदल गई थी। भैया दहेली भेज दिए गए थे। उनके कमरे में मेहमान ठहरते थे। मेवाराम निमोनिया से मर गया था, क्योंकि उसने अपनी मिट्टी से खेलने की आदत न छोड़ी थी और सर्दी लग गई। अचंभा है कि मैं खुशी और हैरानी से पागल न हुई। जब मैंने सुना कि गेंदा के बच्चा हुआ था तो खुशी प्रकट करने पर मुझे डांटा गया। मैं खाक न समझी क्यों। हाँ, इतना तो सुना, एहे बहू तेरी तो उसने कोशिश की, मगर वह तो। आगे मैंने नहीं सुना कि शेखनी ने क्या कहा। एहे वो तो मारे डालता था। बड़ी आफतें उठे। बीवी ने कहा, मैंने फौरन उसे दिल्ली चलता किया। पढ़ने वाला बच्चा, यह नीच जात कमीनिया शरीफों को यूं ही तो। और फिर बावजूद सांस रोक कर सुनने के मैं आगे समझ न सकी। गेंदा का बच्चा, मैं बिस्तर पर लेटी बार बार दोहराने लगी। मुझे हैरानी पर हैरानी थी, मगर यह बच्चा आखिर क्यों? वह तो अगर सरकार को खबर हो जाती तो जाने क्या होता। इसलिए मैंने जल्दी से उसे दफन किया। मुझे बीवी की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं समझी। ओहो, मेरी नज़रों के सामने सारी बीती बातें सिनेमा की तस्वीरों की तरह फिर गईं और मेरा दिल बैठने लगा। लेकिन फौरन ही गेंदा के बच्चे को देखने के लिए मैं बेकरार हो गई। मेरी नज़रों में नन्हा मुन्ना सा बच्चा फिरने लगा, जैसा हमने लाहौर जाते वक्त देखा था। ज़रा सा बच्चा, मगर कितना प्यारा। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं, कोई बच्चा मेहमान भी नहीं आता। मुझे गेंदा के बच्चे पर प्यार आने लगा। अंधेरे में मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी के नन्हे हाथ मेरी थोड़ी और गर्दन पर रेंग रहे हैं। मैं चुपके से लेटी रही, और कहीं वह छोटी छोटी फरिश्तों जैसी उंगलियां मेरे हिलने डुलने से भाग न जाए। रात को सपने में बच्चे ही बच्चे, सैकड़ों बच्चे, अजीब अजीब शक्लों के, गेंदा की शक्ल के, मेरी शक्ल के, भैया की शक्ल के, और यहाँ तक कि मरे हुए मेवाराम की शक्ल के। सैकड़ों बच्चे किलबिल करते, कुछ बालों वाले, कुछ गोल मटोल सिर, जरा जरा से हाथ, रेत से बेशुमार जर्रों तक सारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। सुबह मैं छुपकर गेंदा के बच्चे को देखने चली गई। गेंदा अपनी कोठरी में दरवाजे की तरफ पीठ किए झुकी हुई कुछ कर रही थी। मेरे पैरों की चाप सुनकर वह चौंक पड़ी
और डर कर मुझे देखने लगी और जल्दी से उसने अपने कपड़े समेट लिए। मैंने सामने जाकर देखा तो एक बहुत ही छोटा अंध नंगा इंसान उसके घुटने पर पड़ा अपना कलेहिया सा मुंह फाड़ रहा है। ओए कितना मुन्नू सा है, मैंने उसके पास उकड़ू बैठते हुए कहा। गेंदा कितनी दुबली हो गई थी, जैसे लकड़ी। वह घबराई हुई थी। उसने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। हाय, जान है तेरा बच्चा तो, मैंने खुशी से चीख कर कहा और ज़मीन पर बैठ गई। जी चाहा गेंदा और उसके बच्चे को उठाकर कलेजे से लगा लूं। मुझे न जाने क्यों रोना आ गया। ज़रा मुझे दे गेंदा, मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, मगर वह खामोश बैठी अपने आंसू पोंछती रही। अरे रो रही है तू? मुझे तो रुदन आने लगा। एक तो गुड्डू बच्चा है और फिर रो रही है। ला मुझे दे। वह फिर सिर झुकाए मुंह पोंछती रही और बच्चे को छुआ तक नहीं। मैंने चाहा बच्चे को गोद में ले लूं। ई, यह तो ऐसा गिलगिला जैसे गोश्त की बोटी, और किसी तरह न उठा। ओह गेंदी, जरा उठा दे, मैंने अपने पुराने खुशामद भरे अंदाज में कहा। गेंदा ने मुझे गौर से देखा, जैसे वह मेरी आंखों में कुछ तलाश कर रही हो। शायद जो कुछ वह ढूंढ रही थी उसे मिल गया और उसने ऐसी आसानी से बच्चे को उठाकर मुझे दे दिया। मैं उसकी अभ्यस्तता पर हैरान रह गई। जैसे रुई का गोला, हल्का फुल्का दुबला सा बच्चा। मैं उसे टाट पर लिए बैठी रही और गेंदा ने मुझे लाखों करोड़ों अजीब अजीब बातें बताई। किस तरह वह महीनों मारी गई, मुझे कैसे बताती। हम दोनों क्यों, कैसे और अरे पर आकर रुक जाते। जब बहू का काला कलूटा बच्चा हुआ था तो कुछ दिन बाद ही मर गया था। तो कैसे गाने बजाने हुए थे। बहू को मनोघी और गुड़ ठुसवाया गया था। और जब जो गेंदा के इतना गोरा या नन्हा सा लल्लू आया है तो कुछ भी नहीं, गेंदा पीटी और भूखी रखी गई। और मरते मरते बची। तब यह नन्हा सा लल्लू आया। लल्लू के पास 2 ही कुर्ते थे। ठंड में मरा जाता था, रात भर रोता था। बहू उसे हर वक्त कोसती थी कि मर जाए तो छुट्टी हो जाए। गेंदा ने चुपके से लल्लू के पैर में काला डोरा भी बांधा था कि कहीं उसे नजर न लग जाए। उसने साफ साफ स्वीकार किया था कि लल्लू दुनिया भर में सबसे प्यारा बच्चा है। वहाँ मैं भी और भैया भी। भैया के नाम पर उसकी आंखें अपनी पुरानी रोशनी पर चमकने लगीं और वह उनकी लगातार चर्चा करती रही। अब वह छुट्टियों में भी नहीं आते। हाँ, अब आएंगे। पार साल मंसूरी चले गए थे। मैंने बच्चे की उंगलियां गिनते हुए कहा। तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? क्यों बीबी? उसने शौक से पूछा। हाँ हाँ, मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ तो लिख देना। लल्लू तुम्हें बहुत बहुत सलाम करता है और बहुत ही याद करता है। अच्छा, मैंने कहा। हालांकि लल्लू चूं करना भी नहीं जानता था और यह भी लिखना कि उसके लिए अब वे लाल बनियान लाएं जैसे बसंती का छोरा पहने हैं, और यह कि उसने शौक भरी नज़रों से शून्य में देखते हुए कहा, अब की बार छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए ज़रूर आना। जैसे वह किसी से प्रार्थना कर रही हो, और हल्के से हंसती। वह न जाने क्या क्या बकती रही और मैं लल्लू के बालों से खेलती रही। देख देख गेंदा, लल्लू कैसे चिचोड़ रहा है। मैंने उंगली में गुदगुदी महसूस करके कहा। भूखा है। गेंदा शर्मा गई। ले भाई, नहीं तो रो देगा फिर। गेंदा ने अपने दुबले पतले हाथों से बच्चे को उठा लिया और थोड़ी ही देर में उसे अपने कलेजे से चिपटा लिया और साड़ी में मुंह छिपाकर हंसती रही। मैं बड़ी उत्सुकता से नन्हे लल्लू के पतले होठों को देखती रही और वह लंबी सांसों से दूध पीता रहा। नन्ही सीमा फूहड़पने में उसे संभाल रही थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुगदाई आपा ने क्या खूब व्याख्या की है किशोरियों के मन में आने वाली भावनाओं की।
जब वह ना तो बच्ची ही होती हैं और ना ही बड़ी, कुछ कह भी तो नहीं सकती। और फिर खुलकर सब कुछ कौन बैठा है समझाने को। आधुनिक काल में शायद ये कुछ आसान हुआ हो किशोरियों के लिए, पर अभी भी गांव देहात का यही हाल है। अल्हड़पन में हुई नादानियों का खामियाजा बेचारी अचपकी कलियों को ही उठाना पड़ता है। शुक्र है गेंदा और उसका बेटा सांसें तो ले रहे हैं, पर हर दिन कई गेंदा जन्म लेती हैं और बेरहमी से मसलती जाती हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।